तो सौरव कहते हैं कि अभी ये सारे जितने भी आपको नाम दिखाई दे रहे हैं ये सब इंडिपेंडेंट कंट्रीज या नेशन स्टेट्स बन चुके हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर डील करता है दो चीजों से। नंबर 1 पहला है फ्रेंच रेवोल्यूशन का एग्जाम्पल। दूसरा हम देखेंगे कि और भी कई सारे फैक्टर्स थे जिन्होंने राष्ट्रवाद की इस भावना को लोगों के अंदर बहुत मजबूत बना दिया। उसका रिजल्ट आप देखते हैं कि पूरे यूरोप में अलग अलग जगह रेवोल्यूशंस होते हैं, क्रांतियां होती हैं। और साथ ही साथ उन सभी बच्चों के लिए जो रिवाइज करना चाहते हैं इस पूरे चैप्टर को एकदम कंसाइज और बढ़िया तरीके से दोस्तों लेकर के आया हूं आपके लिए एक वन शॉट समरी। राइट, तो कैसे मेरे वॉरियर्स, क्या हाल चाल आप सभी के? आई गेस बहुत अच्छे होंगे, बहुत जबरदस्त होंगे और बहुत सुबह होंगे। तो दोस्तों याद है आपने हमने वॉरियर के अपने एसएसटी के पहले लेक्चर के अंदर बात की थी द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर की। अब देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने एकदम लाइव लेक्चर अटेंड किया होगा, ऑब्वियसली बात है, पूरा मेरे साथ साथ नोट्स वगैरह बनाए होंगे, है ना। और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो शायद एक बैकलॉग क्रिएट कर चुके होंगे इवन इस दिस लेक्चर के अंदर। तो उन सभी बच्चों के लिए और साथ ही साथ उन सभी बच्चों के लिए जो रिवाइज करना चाहते हैं इस पूरे चैप्टर को एकदम कंसाइज और बढ़िया तरीके से दोस्तों लेकर के आया हूं आपके लिए एक वन शॉट समरी। राइट, तो अगले 15-20 मिनट के अंदर हम लोग दोबारा से इस पूरे चैप्टर को रिकॉल करने वाले हैं, फटाफट से मेन पॉइंटर्स पे आपसे बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत यूजफुल है, इसको लास्ट तक जरूर से देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम तो आप जानते हो दोस्तों, मैं आपका मेंटोर, आपका फ्रेंड, आपका गाइड टू ऑल दिस साइड। तो चलिए लेट्स बिगिन विद द टॉपिक ऑफ द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, चलिए तो दोस्तों बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। काम करते हैं पहले प्रेजेंटर के इसको लगा लेते हैं। ठीक है, तो बच्चे हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे द राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप की समरी मतलब एक सिंपल सा रिकॉल कि हमने एक्चुअली में चैप्टर में पढ़ा क्या क्या था। ठीक है, नंबर 1, अब अगर आप देखोगे तो आपके चैप्टर की शुरुआत होती है फ्रेडरिक सौरो की यूटोपियन विजन से। यूटोपियन विजन का मतलब क्या होता है, यानी एक ऐसा सपना जिसका रियलिटी में, हकीकत में सच होना बहुत डिफिकल्ट है। अब आप देखोगे कौन थे फ्रेडरिक सौरो। फ्रेडरिक सौरो अगर आप देखेंगे बेटा तो 1848 में अगर हम बात करें तो एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे फ्रेडरिक सौरो, जिन्होंने करीब 4 सीरीज बनाई थी पूरे प्रिंट्स की। उसमें से एक सबसे पॉपुलर वाला जो था बेटा वो था आपका ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड एंड डेमोक्रेटिक सोशल रिपब्लिक्स, द पैक्ट बिटवीन द नेशंस। अब अगर आप देखोगे तो हमने क्या पढ़ा कि फ्रेडरिक सौरो क्या थे, एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे बेटा जिन्होंने एक सीरीज बनाया था पूरे 4 प्रिंट्स का। इनका एक ड्रीम था कि एक ऐसी दुनिया हो जहां पे सभी देश यहाँ पे मिलजुल करके रहे, सभी देश यहाँ पे डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक बन चुके हों, और जो राजाओं की सरकारें हैं जिन्हें आप मोनार्कीज कहते हैं दोस्तों, वो यहाँ पे खत्म हो जाए। तो यही आपको इस पर्टिकुलर आप देखोगे पेंटिंग में दिखाई देता है। जो सबसे पहला प्रिंट था उस पूरी सीरीज का वो यही था जो आपको यहाँ पे आपके बुक के अंदर दिया गया। तो अगर आप देखोगे तो यूरोप और अमेरिका के जो लोग हैं, सभी क्लासेस के, सभी एजेस के, मेन वीमेन, सब लोग जो हैं एकदम लाइन बना करके अपने झंडे लेकर के यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के आगे से निकल रहे हैं। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी क्या है दोस्तों? लिबर्टी एक फ्रीडम, एक आइडिया है जिसको जमाने के जो पेंटर्स या पोर्ट्रेट्स वगैरह जो बनाने थे लोग है ना, फिलोसफर्स वगैरह थे, हमेशा क्या करते थे कि ऐसे आइडियाज को लोगों तक पहुंचाने के लिए, लोगों से रिलेटेबल बनाने के लिए उनको एक फीमेल फॉर्म या फीमेल फिगर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे। तो यहाँ पे आप देखो कि जो फ्रीडम या लिबर्टी का आइडिया है ना दोस्तों, उसको भी स्टैचू के फॉर्म में, एक आंटी के फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। राइट, चलिए अब खासी खास अगर हम बात करें स्टैचू का या फिर आप कह सकते हैं इस पूरे पिक्चर का, इस पेंटिंग का इंपैक्ट क्या, इंपॉर्टेंस क्या। ठीक है, तो नंबर 1 अगर आप देख पा रहे हो दोस्तों तो यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ दिखाई दे रहे होंगे जीसस क्राइस्ट, क्रिश्चियनिटी वालों के गॉड होते हैं। राइट, और उनके साथ काफी सारे एंजल्स और एक शब्द लिखा हुआ फ्रेटर्निटी। तो फ्रेटर्निटी का मतलब होता है दोस्तों भाईचारा यानी ब्रदरहुड। राइट, अब अगर हम देखें दोस्तों तो यहाँ पे जो हमारी लिबर्टी की स्टैच्यू, उसके हाथ में 2 चीजें। नंबर 1 एक तो मशाल है जो कि टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट कहलाती है, यानी जिससे जो है अंधेरा दूर हो जाएगा और आपकी नॉलेज की जो गंगा है, आप कह सकते हैं जो नॉलेज और अवेयरनेस है वो लोगों के अंदर आ जाएगी। और दूसरा है चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन, यानी वो किताब जिसमें आदमी के अधिकारों की बात की गई है। फिर आप देखोगे तो यहाँ पे नीचे ना काफी सारा कूड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों एक कूड़ा उन एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस का है जो किसी जमाने में यूरोप में यहाँ पे राज किया करते थे। तो एब्सोल्यूटिस्ट से मतलब होता है बेसिकली वो सरकारें जिनके पास कंप्लीट कंट्रोल होता है हर एक चीज का। ठीक है, जैसे राजाओं की सरकार है, एब्सोल्यूट मोनार्की, जहां पे राजा एक्सट्रीमली पावरफुल है, लोगों को यहाँ पे अधिकार नहीं देता। अब इस पूरी पेंटिंग का अगर मैं आपसे सिग्निफिकेंस पूछूं दोस्तों कि इस पूरी पेंटिंग का सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, या एनसीईआरटी ने बेसिकली आपको पेंटिंग दिखाई भी क्यों है, तो उसका एक सिंपल सा बेसिक सा रीजन है दोस्तों। हम बात कर रहे हैं कि ऐसे जमाने की जहां पे यूरोप जो कि काफी बढ़िया, काफी बड़ा सा कॉन्टिनेंट है, उसके अंदर कोई देश एग्जिस्ट नहीं किया करता था। जो पूरा चैप्टर है राष्ट्रवाद, आपकी बात करते हैं नेशनलिज्म इन यूरोप, बेटा वो इसी बात को आपको समझाता है कि यूरोप के अंदर कोई देश एग्जिस्ट नहीं करता था जिस हिसाब से आप आज देख पाते हो। आज आप देखिए कितने सारे देश है ना, स्पेन है, पोर्टुगल है, कितने सारे देश आपको दिखाई देते हैं। पर उन जमानों में हम बात कर रहे हैं 15, 16, 17, 18 सेंचुरीज की, कोई देश यहां पे एग्जिस्ट नहीं करता था। यहां पे एग्जिस्ट करते थे बड़े बड़े राजा महाराजाओं की किंगडम्स। राइट, और ये जो किंगडम्स थे बेटा वो अपने आप में बहुत ज्यादा वैरायटी रखते थे। मतलब यहां पे अगर आप देखोगे तो इन बड़े बड़े किंगडम्स के अंदर रहने वाले लोग के अपने अपने अलग अलग कल्चर थे, उनकी भाषाएं अलग थी, उनमें इनफैक्ट कुछ भी कॉमन नहीं था।
सिर्फ एक बात कॉमन थी और वही था कि उनके जो राजा थे वो एक सिमिलर, आप समझ लीजिए, कॉमन थे, राइट। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए हैब्सबर्ग डायनेस्टी, बहुत ही फेमस डायनेस्टी थी यूरोप की, ठीक है। तो वहां पे आप देखोगे तो बहुत सारे इलाके आते थे, उसके अंदर अलग अलग टाइप की पॉपुलेशन थी, अमीर भी थी, गरीब भी थी, फार्मिंग कम्युनिटीज भी थी, लेकिन अगर आप देखोगे तो उनमें कोई कनेक्शन नहीं था, राइट। सिर्फ एक ही चीज कॉमन थी कि जो उनका राजा था हैब्सबर्ग एम्पायर का, वो उनका कॉमन राजा था, राइट। तो ऐसे हालात आप देखेंगे पूरे यूरोप के होते हैं, और तभी जब ये सौरव भैया अपनी पेंटिंग बनाते हैं तो ये अपना एक हसरत शो करते हैं, उसके अंदर अपनी एक इच्छा शो करते हैं कि ये चाहते हैं कि ये जो सिस्टम है राजा महाराजाओं का, ये बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो जाए और हर एक जो आप कह सकते हैं जो इलाके हैं, जो रीजन्स हैं, वो कंट्रीज में, देशों में, नेशन स्टेट्स में कन्वर्ट हो जाए और लोग यहाँ पे स्वतंत्रता के साथ, फ्रीडम के साथ, डेमोक्रेसी के साथ अपने आप को जीवन बिताएं, ठीक है। तो यही अगर आप देखोगे तो सोरो की पेंटिंग में बहुत क्लियरली दिखाई देता है। अब बात करते हैं यार कि सोरो की पेंटिंग में किन किन स्टेट्स ने यहाँ पे, किन किन लोगों ने यहाँ पे आप कह सकते हो पार्टिसिपेट किया, ठीक है। तो सोरो कहते हैं कि अभी ये सारे जितने भी आपको नाम दिखाई दे रहे हैं ये सब इंडिपेंडेंट कंट्रीज और नेशन स्टेट्स बन चुके हैं और इसी वजह से इतना ज्यादा खुश हैं और लिबर्टी वाली स्टैचू को रिस्पेक्ट देते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कौन से नेशंस थे? यूएस, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रशिया। अब अगर आप देखोगे दोस्तों तो यहां पे हमारा चैप्टर डील करता है दो चीजों से। नंबर 1, पहला है फ्रेंच रेवोल्यूशन का एग्जांपल, जहां पे आप देखेंगे दोस्तों कि किस तरीके से फ्रेंच रेवोल्यूशन एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन साबित होता है यूरोप के लोगों के लिए, और उनके अंदर वो जो भावना थी कि हमें अपना एक देश बनाना है, एक राष्ट्र का निर्माण करना है, उसको और मजबूत होता है, कर देता है, राइट। दूसरा हम देखेंगे कि और भी कई सारे फैक्टर्स थे जिन्होंने राष्ट्रवाद की इस भावना को लोगों के अंदर बहुत मजबूत बना दिया। उसका रिजल्ट आप देखते हैं कि पूरे यूरोप में अलग अलग जगह रेवोल्यूशंस होते हैं, क्रांतियां होती हैं, और टुवर्ड्स द लेटर इन द चैप्टर हम देखेंगे कि नेशन स्टेट्स के बनने का निर्माण यहां पे शुरू हो जाता है, ठीक है। चलिए अगर आप देखोगे दोस्तों तो नेशनलिज्म वो फोर्स था 19th सेंचुरी का जिसने क्या किया, लोगों को बहुत ज्यादा मोटिवेट किया, और आप कह सकते हो कि यार पूरा जो पॉलिटिकल वर्ल्ड था, पूरा जो मेंटल वर्ल्ड था हमारे यूरोप का, उसको बिल्कुल बदल के रख दिया। मेंटल वर्ल्ड से मेरा मतलब है लोगों की विचारधाराओं को बिल्कुल बदल के रख दिया। बिकॉज पहले क्या होता था, लोगों को ये राजा लोग बहुत दबा के रखते थे। राजा को कहा जाता था कि क्योंकि भगवान यहां पे नहीं आ पाए धरती पे, इसलिए उन्होंने डायरेक्ट राजा को भेजा हुआ है, और इनको सपोर्ट करने के लिए नोबिलिटी और क्लर्जी के लोग हैं। तो एज ए रिजल्ट आपको इन सभी को रिस्पेक्ट करना चाहिए, इनसे डर के रहना चाहिए, और जो भी ये करे उसको अपोज नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार का आइडियोलॉजी अगर आप देखोगे तो पूरे यूरोप के अंदर बहुत ज्यादा वायरल है, और इसी आइडियोलॉजी को बदल देता है आपका ये जो फीलिंग है जिसको आप कहते हैं राष्ट्रवाद या फिर नेशनलिज्म, ठीक है। नाउ अब अगर आप देखोगे तो इसका सबसे बढ़िया रिजल्ट ये था कि आपके पूरे यूरोप में नेशन स्टेट्स बनना स्टार्ट होते हैं इन प्लेस ऑफ दी बिग बिग एम्पायर्स। अब अगर आप बात करो तो जब बात की जाती है बेटा नेशन स्टेट की, तो एक और कंसेप्ट आपके दिमाग में आएगा, वो था मॉडर्न स्टेट का। तो दोस्तों दोनों के बीच में फर्क क्या है, ये क्वेश्चन कई बार आता है बोर्ड एग्जाम्स के अंदर कि डिफरेंस बिटवीन द मॉडर्न एंड नेशन स्टेट। तो फर्क मेरे भाई बहुत सिंपल है। एक मॉडर्न स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो वो एक ऐसा स्टेट या एक ऐसा कंट्री हो सकता है जहां पे एक सेंट्रल पावर है ना, एक मतलब एक सेंट्रल पावर, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, और वो बड़े से इलाके पे अपना कब्जा जमा के बैठी हुई है। अब हो सकता है कि वहां के लोगों के साथ उसका कोई कनेक्शन ना हो, सिर्फ उसको ये पता है कि ये मेरा इलाका है, ये मेरा एरिया है, और मुझे इसके ऊपर रूल करना है। लोग भी यही जानते हैं कि ठीक है भाई हमारी सरकार है, ये हमारे ऊपर रूल कर रही है, लेकिन सरकार के लीडर्स और लोगों के बीच में कोई कॉमन कनेक्शन या बॉन्डिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। बल्कि जब नेशन स्टेट की बात करते हैं तो नेशन स्टेट इसके जस्ट ऑपोजिट है। नेशन स्टेट का मतलब होता है जहां पे जो आपके लीडर्स है, सरकार के जो लोग हैं, और साथ ही साथ मेरे दोस्तों जो हमारे वहां के रहने वाली जनता है, उन सबके बीच में कॉमन कनेक्शन है। हो सकता हो कि उनकी भाषा एक जैसी हो, उनका कल्चर एक जैसा हो, है ना, हो सकता है बेटा उनका जो रहने सहने का तरीका है वो एक जैसा हो, और जब ऐसा कुछ आपको देखने को मिलता है किसी कंट्री या स्टेट में तो उसे हम कहते हैं द नेशन स्टेट। और ऐसे ही नेशन स्टेट्स बनाने का जो डिमांड है आप देखेंगे यूरोप के अंदर बहुत वायरल होता जाता है समय के साथ साथ। चलिए अब दोनों आगे बढ़ाते हैं कहानी को। देखिए तो ऐसा कहा जाता है कि पहली बात इस राष्ट्रवाद का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको देखने को मिला द फ्रेंच रेवोल्यूशन की फॉर्म में। लेट्स टॉक अबाउट द वेरी फर्स्ट टॉपिक, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ अ नेशन। ठीक है, कि किस प्रकार से फ्रेंच रेवोल्यूशन, वहां के क्रांतिकारियों ने जो था पहली बार इस आइडियोलॉजी को कि एक राष्ट्र, एक देश बनना चाहिए, इसे आप कह सकते हैं प्रैक्टिकल फॉर्म में उतारना सिखाया। नंबर 1 सबसे पहली बात, तो पहली बात, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन एक बार 1 मार्क्स में आया था कि फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म किससे आता है, तो ये आता है आपके फ्रेंच रेवोल्यूशन से। तो दोस्तों क्लास 9 का पहला चैप्टर हिस्ट्री आपको अगर याद हो जिसका नाम था द फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो वहां पे आपने ये समझा होगा कि यार एक छोटा सा मजेदार सा किस्सा है वहां का, कि वहां पे जो राजा रूल क्या करता था, लुई 16 और उसकी वाइफ मैरी एंटोनेट। नो दैट वाइफ उसकी बहुत सुंदर थी, ठीक है ना, नो डाउट राजा अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था, ऑब्वियसली बात है, सुंदर बीवी थी, करेगा ही करेगा, है ना। लेकिन दिक्कत क्या थी कि इन दोनों ने मिलकर के फ्रांस की बैंड बजा दी थी। फ्रांस की जनता वहां पे बहुत दुखी थी, बिकॉज फ्रांस की जनता को सभी टैक्सेस वैक्सेस सब भरने पड़ते थे, राइट, और सारे मजे कौन ले आता था, राजा, क्लर्जी, नोबिलिटी। अब एक समय ऐसा आता है जब
जनता अपनी आक्रोश में आ जाती है, जनता इतनी गुस्सा हो जाती है कि ये विद्रोह करती है, रिवॉल्ट करती है, राइट। और ये समय था साल 1789 का। तो ये जो बदलाव आया फ्रांस की पॉलिटिक्स के अंदर कि फ्रांस जो था एक मोनार्की से, आप देखेंगे रेवोल्यूशन के बाद धीरे धीरे करके एक रिपब्लिक में कन्वर्ट होता है दोस्तों। तो यही जो पूरा दौर है आपका मोनार्की से रिपब्लिक तक का जो सफर है दोस्त, यही कहलाता है आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो इस फ्रेंच रेवोल्यूशन ने एक बात क्लियर कर दी कि अगर लोग चाहें तो अपने देश को निर्माण कर सकते हैं, अगर लोग चाहें तो अपनी किस्मत को खुद बदल सकते हैं, बट इसके लिए पीपल्स को आवाज उठाना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, यूनाइट होना पड़ेगा। तो अगर आप कहीं ना कहीं देखो दोस्तों, तो ये वही फीलिंग है जिसके बारे में हम डिस्कस करते आ रहे हैं, दैट इज नेशनलिज्म, राइट। चलिए आगे बात करते हैं। तो हमने क्या देखा, 1789 रेवोल्यूशन, फ्रांस ने क्या किया कि पावर को मोनार्की से टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन ट्रांसफर कर दिया। एंड रेवोल्यूशन ने एक बात समझा दी कि लोग जो है अपने किस्मत के खुद निर्धारक है, मतलब ये खुद अपनी किस्मत को डिसाइड करने वाले हैं। अब एक क्वेश्चन आता है 5 मार्कर्स के अंदर कि यहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन से ऐसे क्या क्या कदम उठाए जिससे लोगों को यहाँ फील हो कि वो एक ही देश के निवासी हैं। देखिए सबसे पहली बात, यहाँ के जो क्रांतिकारी थे उनको ये बात समझ में आ गई कि जब तक आप लोगों को ये फील नहीं कराएंगे कि वो फ्रांस के सिटीजन हैं, ना कि लुई 16 के किंगडम के, तो ऑब्वियस सी बात है तब तक वो कभी भी एक यूनाइटेड फ्रेंच नेशन बनाने की बात नहीं करेंगे। तो यहां पे कई सारे कदम उठाते हैं इस यूनिटी को यहां पे बिल्ड करने के लिए, ठीक है। तो नंबर 1 पहला कदम था द आइडियाज ऑफ ला पात्रे एंड ली सिटोयन। तो लोगों ने कहा कि सिंपल सी बात है, अब फ्रांस को फादरलैंड कह के संबोधित करेंगे जिससे आपको फील हो कि हां यार वी आर टॉकिंग अबाउट अ कंट्री, ठीक है। फिर दूसरी बात, यहां पे पहले कहता मॉन्सायर मडाम का सिस्टम था, यानी सर मैम बोला जाता था, तो वो खत्म करके उन्होंने कहा कि सिर्फ आप सिटीजन यानी ली सिटोयन का इस्तेमाल करेंगे जिससे सभी के बीच में इक्वालिटी फील हो। जब आप सबको सिटीजन सिटीजन नागरिक नागरिक कह के बुलाओगे तो ऑब्वियस सी बात, तो आपको लगेगा ना कि हाँ यार काफी कॉमननेस है लोगों के अंदर, सब कुछ एक जैसा रख रहा है आपको। फिर अगर आप देखोगे तो इन्होंने क्या कहा कि यार सिंपल सी बात है, एक यूनाइटेड कम्युनिटी हो और एक इस यूनाइटेड कम्युनिटी का एक संविधान हो, और इस संविधान सभी के लिए राइट्स बनाए, सभी के लिए लॉज बनाए और सभी लोग इसको एंजॉय करें। तो जो आइडियाज लेके आ रहे थे ला पात्रे ली सिटोयन का, वो इसी बात पे फोकस करते हैं। फिर जो पुराने सिंबल्स थे आपके पुराने राजा महाराजाओं वाले, उनको रिप्लेस करके फ्रांस का एक तिरंगा झंडा ले आए लोग, ठीक है। फिर स्टेट जनरल जो वहां की पॉलिटिकल बॉडी थी उसको रीनेम करके नेशनल असेंबली रख दिया। फिर अगर आप देखेंगे तो नए नए गाने कंपोज किए गए, पुराने जो शहीद लोग थे जिन्होंने अपनी जान कुर्बान की थी फ्रांस के रेवोल्यूशन में, उनको रिमेंबर किया गया, याद किया गया, एंड ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन। तो यहां पे फ्रेंच नेशन को बिल्ड करने की बात की जा रही है। हर एक एक्टिविटी जो क्रांतिकारी कर रहा है बेटा, वो फ्रांस देश के नाम पे कर रहा है, जिससे लोगों के माइंड में बार बार एक चीज हैमर होती रहे कि यार हम फ्रांस देश के निवासी, फ्रांस देश, फ्रांस कंट्री, फ्रेंच मैन, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी अगर आप देखोगे तो क्रांतिकारी यहां पे क्रिएट कर रहे हैं। अब अगर आप देखोगे तो उसके अलावा एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया गया जिसका काम था सभी के लिए एक जैसे लॉज बनाना, जिससे लोगों को फील हो कि हाँ ठीक है यार कि लॉज आर इक्वल फॉर एवरीवन, राइट। इसके अलावा आप देखोगे जितने भी इंटरनल कस्टम ड्यूटीज या टैक्सेस है वो यहां खत्म कर दिए गए, बेमतलब के जितने भी कर्जे थे फार्मर्स वगैरह के ऊपर ड्यूज थे उन्हें हटा दिया गया। एक यूनिफॉर्म सिस्टम लाया गया वेट्स एंड मेजरमेंट्स का, और साथ ही साथ जितनी भी रीजनल बोलियां थी उनको यहां पे बंद कर दिया गया। अब सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच भाषा को ही प्रमोट किया जाएगा, जो भी इंसान बोलेगा सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच भाषा बोलेगा। अब आप देख पा रहे हो कि पूरे देश में आपको एक चीज तो फील हो रही होगी कि सब कुछ एक जैसा लग रहा है, लॉज एक जैसे हैं, सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट्स एक जैसे हैं, व्यापार करने के लिए भी रूल्स एक जैसे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप देखोगे दोस्तों तो जो भाषा है लोगों की वो भी काफी हद तक एक जैसी है। तो ये सारी चीजों ने लोगों को एक बात में बिलीव करा दिया कि यार डेफिनेट सी बात है कि वी आर द पार्ट ऑफ अ फ्रेंच नेशन। अब अगर आप देखोगे तो फ्रांस, मैंने बताया ना, फ्रांस वो लड़का है जिसके काम से हर एक इंसान इंस्पायर हो जाता है। तो अगर आप देखेंगे फ्रांस में एक्टिविटीज होते हुए देख, जो बाकी इलाकों के लोग थे, बाकी यूरोप के अलग अलग इलाकों के लोग थे, उनको लगा कि हमारे देशों में भी ऐसा कुछ होना चाहिए। इनफैक्ट जो फ्रांस के क्रांतिकारी थे उन्होंने तो ये भी डिक्लेयर कर दिया कि भाई हमारी ये किस्मत है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम यूरोप के और लोगों को भी इस तरीके के राजा की सरकारों से फ्री करवाए। इनफैक्ट आप देखोगे फ्रांस से लोग इतना ज्यादा प्रभावित हो गए कि इन्होंने अपने देशों में भी जैकोबिन क्लब्स बनाने स्टार्ट कर दिए, और इसी वजह से आप देखेंगे फ्रेंच आर्मीज को खुला हैंड मिल गया कि यूरोप के अलग अलग पार्ट्स में जाएं, वहां पे वॉर्स लड़े, जिन्हें आप कई बार रेवोल्यूशनरी वॉर्स का नाम भी देते हैं, ठीक है। चलिए अब कहानी आती है 1797 1798 के दौर में, जब फ्रांस में सब कुछ ठीक चल रहा होता था, फ्रांस एक रिपब्लिक बन चुका था, लेकिन यहां पे आप देखोगे जो सरकार फ्रांस को रूल कर रही थी बहुत वीक थी, और इसी का फायदा उठाता है एक बड़ा जबरदस्त मिलिट्री जनरल जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। तो बोनापार्ट साहब जो है अगर आप देखोगे 97 के आसपास जो है फ्रांस वापस आते हैं, फिर आप देखेंगे 99 से अपनी पावर को और मजबूत करना स्टार्ट करते हैं, कंसोलिडेट करना स्टार्ट करते हैं, और 1804 में डिक्लेयर कर देते हैं खुद को ये द एम्परर ऑफ फ्रांस। तो अभी यहां पे नेपोलियन ने क्या किया, डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया, मोनार्की को वापस लाया। लेकिन नेपोलियन का कहना था कि बेटा मैं बुरा राजा नहीं हूं, मैं अच्छा राजा हूं, मैं मॉडर्नाइज टाइप का राजा हूं जो फ्रांस के लिए बढ़िया करना चाहता हूं। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो उसने कुछ बढ़िया काम किए भी, जैसे नेपोलियन का सिविल कोड ऑफ 1804, जहां पे उसने 3 मेजर बातों पे काम किया। नंबर 1, जितने भी बेनिफिट्स बेस्ड ऑन बर्थ हटा दिए, इक्वालिटी बिफोर द लॉ ले आया, और तीसरी बात जो प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने का अधिकार है वो सभी लोगों के लिए अवेलेबल हो गया। इसके अलावा अगर आप देखोगे जितने भी इलाके नेपोलियन के कब्जे में आते थे, है ना, बिकॉज नेपोलियन बहुत सारे बैटल्स लड़ता, उसका एंबिशन था काफी सारे इलाकों को कब्जा करना। तो जहां जहां पे जो इलाके नेपोलियन के कब्जे में आए, इसने क्या किया बच्चों, यहाँ पे काफी सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस
चेंजेस किए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल फ्यूडल सिस्टम को खत्म कर दिया। फ्यूडल सिस्टम क्या होता था कि राजा महाराजा अगर आप देखोगे खुद आर्मीज मेंटेन नहीं करते थे, राइट, तो उनके जो असिस्टेंट होते थे, नोबल्स हो गए है ना, तो उन लोग को बोला जाता है कि भाई जब हम जरूरत पड़ेगी तो आप आर्मीज हमको सप्लाई करिएगा, राइट। अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखोगे तो बदले में राजा इनको बड़ी बड़ी जमीनें देते थे। अभी नोबल्स वगैरह भी बड़े चौधरी टाइप के लोग हैं भाई, है ना, एकदम खतरनाक, एकदम रौले में रहते हैं पूरे टाइम। तो अगर आप देखोगे तो ये लोग भी क्या करते थे, अपने नीचे असिस्टेंट हायर करते थे जिनका काम था सारी जमीन वमीन मैनेज करना, टैक्सेस लेकर के आना, है ना। और इस पूरे सिस्टम में सबसे नीचे आता था आपका फार्मर्स। तो बेचारे फार्मर्स की हालत ना बहुत खराब होती थी। तो यहाँ पे नेपोलियन आया, उसने कहा कि फ्यूडल सिस्टम खत्म कर दिया जाए। ऐसे टाउन्स में जो व्यापार संगठन, इसको आप गिल्ड्स कहते हैं, राइट, कि आपने कोई पर्टिकुलर व्यापार करने वाले लोगों ने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, तो उनको हम गिल्ड कहते हैं, राइट। अब इन गिल्ड्स के ऊपर ना काफी रेस्ट्रिक्शंस थी, तो इनको यहाँ पे हटा दिया। फिर उसके बाद क्या किया, जितने भी पीजेंट्स थे उनको क्या किया, जितने भी उनके कर्जे हैं वो माफ कर दिए, प्लस बंधुआ मजदूरी जिसको आप कहते हैं बॉन्डेड लेबर, सर्वडम, उससे फ्री करा दिया। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जितना कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था उसको भी यहां पे इंप्रूव कर दिया। अब अगर आप देखेंगे दोस्तों तो इन सारे चेंजेस से यहां पे लोगों को एक बात तो बिलीव हो गई कि नो डाउट कि यार नेपोलियन यहां पे बिल्कुल सही कह रहा था कि ही इज अ वेरी डिफरेंट राजा, ठीक है। इसने इतने सारे बदलाव किए, इतने सारे बदलाव किए कि अभी हमारी जिंदगी बहुत सिंपल बन गई, चाहे बिजनेसमैन हो, फार्मर हो, स्मॉल प्रोड्यूसर्स हो, सब लोग यहाँ पे बहुत खुश थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आखिरकार नेपोलियन को अपने ही लोगों ने जो है नकार दिया। तो इसके पीछे ना तीन बड़े कारण सामने आते हैं। नंबर वन, एक तरफ जहां नेपोलियन ने काफी बढ़िया चीजें की, दूसरी तरफ आप देखोगे नेपोलियन से कुछ गलत काम भी हो गए। जैसे फॉर एग्जाम्पल टैक्सेशन को एक जगह कम किया तो दूसरी जगह इंक्रीज कर दिया, ठीक है। सेंसरशिप लगा देना, यानी मीडिया की फ्रीडम पे कंप्लीटली कंट्रोल कर लेना। और तीसरी बात, जबरदस्ती लोगों को उठा के आर्मी भर्ती करना। तो ये तीन ऐसी बातें थी जिससे फ्रांस की जनता काफी हद तक नेपोलियन को अपोज करने लगी। इसके बाद अगर आप देखोगे तो नेपोलियन ने आपको बताया ना बहुत एम्बिशियस था, और कहीं ना कहीं इसने बड़ी पावर्स यानी रशिया से पावर्स को भी छेड़ना चाहा, ठीक है, उनको अटैक करके उनको डिफीट करने का ट्राई किया, बट अगेन वो चीज पॉसिबल हो नहीं सकती। अब आप देखोगे नेपोलियन की पावर को बढ़ता देख जो यूरोप के चार बड़े गुंडे कहलाते हैं यार, ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया, रशिया, इनकी हालत खराब हो जाती। तो ये सोचते कि वाई नॉट नेपोलियन को घेर के मारा जाए, ठीक है। तो इनका एक कोलैब बनता है पूरे चारों लोगों का, ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया, रशिया का, और दो बैटल लड़ी जाती हैं, बैटल ऑफ लिप्जिग और बैटल ऑफ वाटरलू। तो लिप्जिग की बैटल में 1813 में नेपोलियन मैक्सिमम टेरिटरीज अपनी हार जाता है। उसके बाद फाइनल बैटल होता है वाटरलू का 1815 में, जिसमें फाइनली नेपोलियन को डिफीट कर दिया जाता है और फ्रांस से बाहर निकाल दिया जाता है। तो नेपोलियन चला जाता है सेंट हेलेना के आइलैंड पे, जहां पे लास्ट उसके डेथ वहीं निकलते हैं, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो यहां से एक चीज तो बहुत क्लियर हो गई कि किस तरीके से फ्रांस का जो समाज है वो काफी हद तक बदल गया, कि फ्रांस ने बड़ी मेहनत करके रेवोल्यूशन करके जो है आप देखोगे अपने आप को रिपब्लिक बनाया, फिर नेपोलियन ने वापस आके उसे मोनार्की बना दिया। बट नो डाउट कि फ्रांस में काफी आधुनिक चेंजेस हो चुके थे। अब सवाल उठता है दोस्तों कि ये एक एग्जाम्पल है जहां पे राष्ट्रवाद का प्रैक्टिकल रूप आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा बहुत सारे और भी इलाके हैं यूरोप के अंदर जहां पे ये सेम चीज करना इतना आसान नहीं है। उसका बहुत बड़ा रीजन है कि यहाँ पे बड़े बड़े एम्पायर्स एग्जिस्ट किया करते थे, जिनको आप आज कंट्रीज के फॉर्म में जानते हो ना बेटा, वो कंट्रीज नहीं हुआ करती थी बट बड़े बड़े एम्पायर्स थे। खासकर ईस्ट और सेंट्रल यूरोप में जो मोनार्कीज थी वो ऑटोक्रेटिक थी। ऑटोक्रेटिक का मतलब है अपने अगेंस्ट किसी प्रकार का भी वो क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं करती थी, आपको तुरंत पनिश कर देती, राइट। और इनफैक्ट अगर आप देखोगे यहाँ पे जो रहने वाले लोग थे इस एम्पायर्स के अंदर वो भी अलग अलग कल्चर्स को ही बिलोंग करते थे। सो एज ए रिजल्ट आप देखेंगे जैसे हाब्सबर्ग डायनेस्टी की अगर मैं बात करूं तो हाब्सबर्ग डायनेस्टी के अंदर ना बड़ा इंटरेस्टिंग बात है बेटा यहाँ पे कि इस पूरी डायनेस्टी का जो रूल था वो ऑस्ट्रिया से लेकर के हाब्सबर्ग था, मतलब ऑस्ट्रिया से लेकर हंगरी तक था, ठीक है। काफी बड़ा एम्पायर माना जाता है, यूरोप का काफी पावरफुल माना जाता है। अब प्रॉब्लम इस एम्पायर के साथ ये थी दोस्तों कि यहाँ पे रहने वाले लोगों का भाषा भी बहुत अलग था, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल गलीशिया का इलाका अगर आप ले लीजिए तो वहां पे एरिस्टोक्रेसी, ये इलाका की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो अमीर लोग थे वो पॉलिश भाषा बोलते थे। बोहेमिया की बात करें तो यहाँ पे जो अमीर लोग थे वो जर्मन भाषा बोलते थे। ऐसी कई सारे किसान कम्युनिटी भी यहाँ पे रहती थी, ठीक है। फिर आप देखोगे पहाड़ी इलाके भी इस इलाके में आ जाते थे। तो कुल मिलाकर के जो पूरा एम्पायर आप देख पा रहे हैं दोस्तों बहुत ही ज्यादा वेरिड है। तो यहाँ पे जोग्राफिकल एरियाज भी काफी डिफरेंट है, लोगों के आप कह सकते हो कल्चर्स भी काफी अलग है और लोगों की भाषाएं भी काफी अलग है। तो अब इस खिचड़ी से अगर आप देखोगे तो कैसे पॉसिबल है कि एक प्रॉपर स्टेट या प्रॉपर देश यहाँ पे बनाया जाए, और यही आप देखेंगे चैप्टर के अगले मोड पे, राइट। चले अब डॉगेश भैया का एक सवाल है कि अगर इतने सारे कंफ्यूजन में से नेशन स्टेट्स कैसे बने, तो ये जानने के लिए आपको आपके यूरोप के समाज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम यूरोप के समाज की बात करते हैं ना दोस्तों तो यहाँ पे तीन बड़े पिलर्स आपको देखने को मिलते हैं यूरोपियन समाज के। पहले होते हैं एरिस्टोक्रेट जो कि काफी रिच एंड पावरफुल लोग थे, दूसरे थे पीजेंट जिनके नंबर बहुत ज्यादा था लेकिन ये बेचारे पावरलेस लोग थे, और तीसरे नंबर पे आ जाती है हमारी मिडिल क्लास जिसने एक्चुअली आप देखोगे यूरोप के अंदर काफी सारे आंदोलनों को लीड किया, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट द एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी कौन होती है बेटा? जनरली जो बहुत अमीर लोग हुआ करते हैं, ठीक है, सामाजिक रूप से पॉलिटिकल रूप से सबसे डोमिनेंट थे, पॉपुलेशन वाइज बहुत कम थे लेकिन बहुत पावरफुल हुआ करते थे, बड़ी बड़ी जमीनें थी, बड़ी बड़ी हवेलियां थी इनके पास। और आप देखोगे तो ये लोग फ्रेंच भाषा बोला करते थे हाई क्लास शो करने के लिए, अपने को हाई सोसाइटी वाला शो करने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इनके जो परिवार थे, डजंट मैटर कहीं भी रहते हो, तो आपस में ये जो है शादियों के थ्रू कनेक्टेड थे। तो अगर आप देखोगे एरिस्टोक्रेट जो थे अपने ही जैसे लोगों के बीच शादियां क्या करते थे। तो नो डाउट कि इनका पॉपुलेशन कम था लेकिन ये बेटा बहुत ज्यादा पावरफुल थे। फिर दूसरे नंबर पे पीजेंट्स आ जाते हैं। पीजेंट्स यानी फार्मर्स की बात करते हैं दोस्तों। इनका
पॉपुलेशन सबसे ज्यादा था यूरोप में, लेकिन ये पावरलेस लोग थे। अगर आप देखोगे तो इनका ना मतलब अगर हम बात करें लैंड ओनिंग के मामले में भी तो ये काफी डिफरेंट थे। सिर्फ वेस्टर्न यूरोप में ज्यादातर जो आपके किसान थे या तो वो खुद लैंड ओनर्स थे, छोटी छोटी जमीनें थी उनके पास, या तो किराए पे लेकर के जमीनों फार्मिंग करते थे। लेकिन अगर ईस्टर्न सेंट्रल यूरोप की बात करें तो यहाँ पे किसानों के पास खुद की जमीनें नहीं थी, ये एज अ मजदूर एज अ लेबर काम किया करते थे। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर इनके पास पावर अगर आप देखोगे तो ना के बराबर है, ठीक है, पॉपुलेशन वाइज बहुत बड़े हैं। अब हम आ जाते हैं इंडस्ट्रियल एंड द वर्किंग क्लासेस पे। अब क्या हुआ देखिए, जैसे जैसे बच्चों इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ना स्टार्ट हुआ यूरोप में, तो आप देखेंगे एक नए समाज में नया क्लास आ गया जिसको आप कहते हैं वर्किंग एंड द मिडिल क्लासेस। इसमें इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेसमैन थे, टीचर्स थे, डॉक्टर्स थे, लॉयर्स थे, और ये वो लोग थे जिनको यहाँ पे फील होना स्टार्ट हुआ कि हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतना ज्यादा एफर्ट डालते हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई अधिकार, कोई राइट्स हमको यहाँ पे नहीं मिलते। एंड देन दे स्टार्टेड द डिमांड फॉर लिबरलिज्म। फिर उन्होंने कहा कि समाज में देखिए सिंपल सी बात है, हमें चाहिए लिबरलिज्म, यानी हमें चाहिए फ्रीडम। और इसी कंसेप्ट को हम कई बार कहते हैं द लिबरल नेशनलिज्म या फिर लिबरलिज्म। तो लिबरलिज्म शब्द का मतलब होता है फ्रीडम। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो जो इनका फीलिंग्स था, सेंटीमेंट्स था, राष्ट्रवादी सेंटीमेंट्स आप देखोगे तो वो एक बढ़िया डिमांड यहां पे लेकर के आता है। वो कहता है कि भाई हमें समाज में पॉलिटिकल टर्म्स में, इकोनॉमिक टर्म्स में फ्रीडम चाहिए। कौन मांग रहा है सारी चीजें? मांग रहे हैं जनरली आपके मिडिल क्लासेस, वर्किंग क्लासेस, बिकॉज इनके पास पैसा है, स्टेबल जॉब्स है, स्टेबल इनकम है, प्लस थोड़े पढ़ लिख गए हैं लोग, तो इनको अवेयरनेस भी काफी ज्यादा है। अभी कहते हैं सामाजिक तौर पर एक इंसान को फ्री होना चाहिए, राइट। उन्होंने कहा कि फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल और इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ये इनका डिमांड है कि समाज में हर एक इंसान के लिए लॉ इक्वल होना चाहिए, है ना। ऑब्वियस सी बात है, जो फ्रीडम है वो सभी के पास होना चाहिए। अब हर एक इंसान से इनका मतलब गरीब लोग नहीं है और विमेन नहीं है, ठीक है। गरीब और विमेन के राइट्स की बात नहीं करते लोग, बात करते हैं अपने जैसे रिच मिडिल क्लास वाले लोगों की, ठीक है। पॉलिटिकल टर्म्स में एक ऐसी सरकार चाहते थे जहां पे एक पार्लियामेंट हो और पार्लियामेंट से अप्रूवल लेने के बाद ही जो राजा है कोई डिसीजन यहाँ पे ले। तीसरी बात अगर हम बात करें इकोनॉमिक टर्म्स में, तो ये चाहते थे कि जितने भी मार्केट्स पे आपने फालतू के रेस्ट्रिक्शन यहाँ लगाए हुए हैं उन रेस्ट्रिक्शंस को यहाँ पे हटा दिया जाए और मार्केट्स को यहाँ पे फ्री बना दिया, जैसे बिजनेस या व्यापार करने में काफी आसानी हो, ठीक है। अब जैसे मेरा ही एग्जांपल ले लीजिए, मैं यूरोप में किसी जमाने में व्यापार किया करता था, लेकिन मैंने बिजनेस छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया भाई? जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें साल 1833 की, तो देखिए यूरोप के अंदर ना 39 जर्मन स्पीकिंग रीजन्स का एक कॉन्फेडरेशन, एक ग्रुप हुआ करता था, राइट। अब उस ग्रुप के अंदर एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि दोस्तों कि हर एक स्टेट जो 39 स्टेट्स का पार्ट था उसकी अपनी करेंसी थी और उसका अपना सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट्स था, और इस पूरे इलाके में अगर आपको व्यापार करना है तो आपको बहुत टैक्स भरना पड़ता था। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मुझे हैम्बर्ग से जाके न्यूरेमबर्ग व्यापार करना है, कपड़ा बेचना है, तो 11 जगह मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा, और कितना टैक्स? लगभग 5% का। मजे की बात क्या थी बच्चों, यहाँ पे जो टैक्स लगाया जाता था वो कपड़े के मेजरमेंट पे लगता था। और मजे की बात ये भी है दोस्तों कि जो मेजरमेंट है वो हर एक शहर में अलग होती थी। तो आप देख सकते हो कितना सारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम है कि मेजरमेंट कपड़े का अलग है और हर एक शहर में डिफर कर रहा है, टैक्स बहुत ज्यादा है, करेंसियां बहुत सारी हैं। तो एज ए रिजल्ट आप देखोगे इन जर्मन नेशंस ने सोचा यार कि ये जो जर्मन ग्रुप था आपका जर्मन स्पीकिंग इलाकों का, तो इन्होंने सोचा कि ऐसे तो व्यापार हो नहीं पाएगा और जरूरत है इसको सिंप्लीफाई करने का। तो जितने भी कमर्शियल क्लासेस है खासकर जर्मन कॉन्फेडरेशन के, इन्होंने कहा कि यार हमको यहाँ पे कोई जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, एक कस्टम यूनियन बनाना पड़ेगा जिसे आप जर्मन भाषा में ज़ोल्वरीन का नाम दे सकते हो, राइट। अब ये जितने भी जर्मन कॉन्फेडरेशन के लोग हैं, इस 39 स्टेट्स की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, इनमें जो सबसे पावरफुल था वो था आपका प्रशिया। तो प्रशिया बेटा यहाँ पे 1834 में जिम्मेदारी उठाता है कि कस्टम्स यूनियन बनाया जाएगा, इसका नाम था ज़ोल्वरीन। अब ज़ोल्वरीन क्या करता है, जितने भी फालतू के टैरिफ बैरियर्स है, टैक्स बैरियर्स है, उनको यहाँ पे हटा देता है। जो करेंसियां थी, पहले 30 से ज्यादा करेंसी चलती थी, उनको रिड्यूस करके 2 तक ले आता है, और आपके जो ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन का जो नेटवर्क है उसको और स्ट्रॉन्ग बना देता है। इसे कई बार इकोनॉमिक यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का नाम भी देते हैं। क्यों? बिकॉज इकोनॉमिकली अगर आप देखोगे जितनी भी 39 रीजन है आपके जर्मन स्पीकिंग वाले अभी यूनाइट हो चुके हैं, एकजुट हो चुके हैं, और लोगों को फील हुआ कि अगर ऐसा पॉलिटिकली भी हो जाए तो डेफिनेट सी बात है यार कितना मजा आ जाएगा, हम लोग साथ में मिलकर प्रोग्रेस कर पाएंगे। और अगर आप देखोगे तो पहली बार ऐसा हुआ था जब लोगों ने सोचा था कि क्यों ना इन 39 स्टेट्स को यूनाइट करके एक कॉमन देश बनाया जाए, एक कॉमन जर्मन कंट्री। आप आगे चल के देखोगे जो मिडिल क्लास वाले लोग हैं उसको ट्राई भी करते हैं बट वो फेल हो जाते हैं। अब अगर हम बात करेंगे 1815 के बाद ना एक नया कंजर्वेटिज्म आपको देखने को मिलता है। कंजर्वेटिव्स का मतलब क्या होता है? कंजर्वेटिव्स का मतलब होता है बेसिकली वो लोग जो यहाँ पे पुराने विचारों के अंदर, पुराने तौर तरीकों पे बिलीव करते हैं, राइट। अब अगर आप देखोगे नेपोलियन के हारने के बाद 1815 में पूरे यूरोप में कंजर्वेटिव सरकार एस्टैब्लिश हो गई। अब इनका मानना था जो पुराने इंस्टीट्यूशंस है, चर्च है, मोनार्की है, सोशल हायरार्की, इन सबको प्रिजर्व करना बहुत मैंडेटरी, ठीक है, इनकी इज्जत और रिस्पेक्ट करना चाहिए। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे कंजर्वेटिव्स के अंदर जिनका मानना था कि हम आर्मी मॉडर्नाइज कर दे, अपनी ब्यूरोक्रेसी बना ले, मतलब आईपीएस आईएएस ऑफिसर्स जैसे लोग रख लें एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज करने के लिए, ठीक है, तगड़ी इकोनॉमी को जनरेट कर लें, फ्यूडलिज्म को खत्म कर दें, तो लोगों का मोनार्की के अंदर विश्वास बढ़ जाएगा, राइट। चलो
अब अगर आप देखोगे तो लेट्स टॉक अबाउट साल 1815। ये साल बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल है, क्यों? बिकॉज ये वो साल था जब नेपोलियन आपका हार चुका है, एक इंपॉर्टेंट एनिमी आप कह सकते हो उन 4 बड़े पावर्स का खत्म हो चुका है, और यहां पे डिसाइड करते कि क्यों ना जो नेपोलियन ने चेंजेस किए थे उनको वापस पहले ऐसा कर दिया जाए। अब इसके लिए ये लोग ऑस्ट्रिया के एक शहर वियना में मिलते हैं, जिसको हम वियना पंचायत या वियना कांग्रेस कहते हैं दोस्तों, और वहां पे एक एग्रीमेंट साइन होता है जिसे आप कहते हैं ट्रीटी ऑफ वियना। अब ट्रीटी ऑफ वियना का ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर था कि नेपोलियन ने जितने भी चेंजेस किए हैं उनको वापस से पहले ऐसा कर देना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया गया, फ्रांस में बर्बन डायनेस्टी को वापस ले आए। फ्रांस की जितनी टेरिटरीज जो नेपोलियन ने एनेक्स की थी, जो अलग अलग इलाकों की, उनसे उनको छीन लिया गया। दूसरी बात, फ्रांस के एक्सपेंशन को रोकने के लिए क्या किया गया, उसके बॉर्डर्स पे कई सारे स्टेट्स बना दिए। जैसे नॉर्थ में अगर आप जाओगे तो बना दिया गया किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स, और बेल्जियम को इसको मतलब बेल्जियम को इसका पार्ट बना दिया गया। फिर आप देखोगे जेनोआ का जो इटालियन स्टेट था, जेनोआ को दे दिया गया सार्डिनिया पिएडमोंट के पास, ठीक है। प्रशिया को बहुत सारे इलाके मिल गए, ठीक है, सैक्सोनी का इलाका हो गया, वेस्टर्न साइड पे काफी इलाके मिल गए। ऑस्ट्रिया को नॉर्थ इटली का कंप्लीट कंट्रोल मिल गया, और रशिया के पास पोलैंड का कुछ हिस्सा आ गया। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया, जितनी भी टेरिटरीज थी उनको आपस में मिलकर डिवाइड कर लिया। अब आप देखेंगे बच्चों, यहां पे जितनी भी कंजर्वेटिव सरकारें हैं ये अपनी पावर्स लगातार बढ़ाती जा रही हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल इसके खिलाफ है, बिल्कुल इसको अपोज्ड है। जैसे अगर आप इटली का एग्जांपल ले लीजिए, ट्रीटी ऑफ वियना में आप देख पा रहे होगे कि इटली को आपस में बुरी तरीके डिवाइड कर दिया, बांट दिया है। नॉर्थ इटली जो है अगर आप देखेंगे किसके पास है, ऑस्ट्रिया के पास। सेंट्रल पे पोप कब्जा करके बैठा हुआ, साउथ पे स्पेन की डायनेस्टी कब्जा करके बैठी है। तो ऑल इन ऑल अगर आप देखेंगे जो एकदम राष्ट्रवादी देशभक्त टाइप के लोग थे, उनको लगा कि अभी अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा, अपने देश के लिए लड़ना पड़ेगा, और उन्हें हम कहते हैं क्रांतिकारी रेवोल्यूशनरीज। अब दिक्कत क्या थी यार कि जब 1815 में सरकारें, जो कंजर्वेटिव सरकारें थी, इतनी पावरफुल हो गई कि उन्होंने इस रेवोल्यूशनरीज को भी दबाना स्टार्ट कर दिया, तब ये लोग भाग करके कहीं जाके छुप गए, राइट, अंडरग्राउंड हो गए। और फिर वहां से इन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज बना करके जो है अपने ऑपरेशंस को स्टार्ट करना स्टार्ट किया, ठीक है। ऐसे ही एक इटालियन रेवोल्यूशनरी का नाम आता है, इसका नाम था गुसेपी मजीनी। तो 1805 में जेनोआ में इनका जन्म हुआ था। नई वाली एनसीईआरटी में डेट्स करेक्ट कर दी गई है, पहले 1807 है, तो प्लीज नई एनसीईआरटी फॉलो करिएगा, ठीक है। तो एक सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर बनते हैं, इसका नाम था कार्बोनारी। अगर आप देखोगे 1831 में 24 साल की उम्र में इन्होंने एक अटेम्प्ट किया था रेवोल्यूशन लिग्वारिया के अंदर, बट ये हार गए, तो इनको देश से निकाल दिया गया, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो उसके अलावा इन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटीज बनाई थी, यंग इटली और यंग यूरोप। यंग इटली मार्सले में, यंग यूरोप आपका इसमें बर्न में। तो इनका मानना था यार कि इटली को ना, डेफिनेट सी बात है, पार्ट्स में नहीं रख सकते, आपको यूनाइट करना ही करना पड़ेगा, बिकॉज इनफैक्ट गॉड ने भी जो है नेशंस को बहुत इंडिपेंडेंट बनाया था, एंड दैट इज वाई इसको यूनिफिकेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए, ऐसे कई सारे रेवोल्यूशनरीज थे जिन्होंने आप देखोगे मजीनी से इंस्पायर होकर के अपने देशों में भी यहाँ पे सेम ऑब्जेक्टिव के साथ सीक्रेट सोसाइटीज बना ली। अब दौर आता है साल 1830 से 1848 का। ये वो दौर था जब मल्टीपल रेवोल्यूशंस आपको देखने को मिलते हैं पूरे यूरोप के अंदर। अब अगर आप देखेंगे दोस्तों, जैसे जैसे कंजर्वेटिव रूलर्स ने अपनी पावर को इंक्रीज करना स्टार्ट किया, तो आप देखेंगे पूरे यूरोप के अलग अलग हिस्सों में रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गए, चाहे इटालियन स्टेट्स हो, जर्मन स्टेट्स हो, ऑटोमन स्टेट्स हो। तो पूरे यूरोप में क्या हो रहा है, रेवोल्यूशन हो रहे हैं, लोग इसके विरोध कर रहे हैं। अब अगर आप देखोगे तो इस रेवोल्यूशंस को लीड कौन कर रहा था, जनरली आपके एजुकेटेड लोग, खासकर मिडिल, आपके अमीर और एजुकेटेड लोग फ्रॉम द मिडिल क्लासेस, प्रोफेसर, स्कूल टीचर वगैरह हो गया, ठीक है। अब अगर आप देखोगे दोस्तों तो जुलाई का रेवोल्यूशन ऑफ 1830 बहुत फेमस है इस केस में, ठीक है। तो दोबारा से आप देखेंगे कहानी आ जाती है फ्रांस के ऊपर, बिकॉज फ्रांस फिर से बन जाता है क्रांति का केंद्र। आपको याद होगा वियना की ट्रीटी ने 1815 में फ्रांस में वापस से बर्बन डायनेस्टी को रिस्टैब्लिश कर दिया था, और अगले 15 साल तक उस बर्बन डायनेस्टी ने फ्रेंच लोगों की हालत खराब कर दी। तो 1830 में क्या होता है, जितने भी आपके लिबरल रेवोल्यूशनरीज होते हैं, क्रांतिकारी होते हैं, वापस से आंदोलन करते हैं, उस बर्बन डायनेस्टी को निकाल फेंकते हैं। इसकी जगह पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाई जाती है, और जो लुई फिलिप नाम का बंदा है वो बन जाता है यहाँ का राजा, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो इसका इमीडिएट इंपैक्ट आपको देखने को मिलता है किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स में, जहां पे बेल्जियम के अंदर भी एक विद्रोह शुरू हो जाता है, और बेल्जियम जो है नीदरलैंड से अलग होकर इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो ये देखिए स्टार्ट हो चुका है नेशन स्टेट्स बनने का ऑलरेडी। और इसी बात को लेकर जो मेटरनिच साहब थे, ऑस्ट्रिया के ड्यूक थे, उन्होंने कहा कि व्हेन फ्रांस नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, यानी फ्रांस में छोटी हलचल भी होती तो यार इसका इंपैक्ट पूरे यूरोप पे पड़ता है। अब ऐसे अगर आप देखोगे जब राष्ट्रवादी फीलिंग्स आपकी और स्ट्रांग होने लगती पूरे यूरोप में, तो ग्रीस के अंदर जो लोग थे जिनको ऑटोमन एम्पायर रूल कर रहा था 15वीं सेंचुरी से, वो भी मोटिवेट हो जाते हैं अपने देश को आजाद कराने के लिए। तो ग्रीक स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट होता है साल 1821 में। ग्रीस अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा बड़ा कंट्रीब्यूटर रहा है यूरोप के कल्चर को डेवलप करने के लिए, बिकॉज यहाँ के पोएट्स एंड आर्टिस्ट एंड ऑथर्स वगैरह हैं, उन्होंने काफी कंट्रीब्यूशन दिया यूरोपियन कल्चर सिविलाइजेशन डेवलपमेंट में। तो ऑब्वियस सी बात है ग्रीस वाले लोगों के साथ ना पूरे यूरोप का काफी अलग अलग कंट्रीज का काफी तगड़ा सिंपैथी था। दूसरी बात, जो ऑटोमन्स थे बेटा मुस्लिम एम्पायर था, और जो ग्रीस में रहने वाले लोग थे क्रिश्चियंस थे, तो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। अब क्या होता है दोस्तों यहाँ पे फटाफट से कि बहुत सारे जो आपके लोग हैं, जो वेस्टर्नर्स हैं, वो यहाँ पे ग्रीस को सपोर्ट करते हैं उसके स्ट्रगल में, प्लस वो ग्रीस के लोग जो भाग गए थे देश छोड़ करके ऑटोमन्स के डर से, वो भी बाहर से जो है ग्रीक राष्ट्रवादी लोगों को सपोर्ट करते हैं। फाइनली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एकदम घमासान युद्ध होता है, जिसके बाद जो है फाइनली जो है ग्रीक अपनी इंडिपेंडेंस को जीतता है।
है ना, कई सारे लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन था, जैसे कि इंग्लिश पोइट लॉर्ड बायरन थे, ठीक है, तो उनका बड़ा सिंपैथी था ग्रीस को लेकर के, तो वो भी खुद वॉर में लड़ने जाते, लेकिन बाद में उनकी डेथ हो जाती फीवर वगैरह से। फाइनली अगर आप देखोगे 1832 में है 1832 में एक ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। तो कॉन्स्टेंटिनोपल को हम आज इस्तांबुल के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो एक संधि साइन होती है ऑटोमन्स के बीच में, उनके बीच में ग्रीस बन जाता है बेटा आपका इंडिपेंडेंट कंट्री। तो ग्रीस का इंडिपेंडेंट बनना भी अगर आप देखोगे दोस्तों तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार किस्सा है, जहां पे आपने देखा कि ऐसे राष्ट्रवाद ने लोगों को इंस्पायर किया और लोगों ने अपने इंडिपेंडेंट फ्रीडम स्ट्रगल को फाइट किया। ठीक है, चलिए अब आ जाता है रोमांटिक इमेजिनेशन द नेशनल फीलिंग। तो अगर आप देखोगे रोमांटिसिज्म एक ऐसा कल्चरल मूवमेंट है जहां पे साइंस एंड लॉजिक को साइड में रख करके सिर्फ लोगों को अंदर राष्ट्रवाद बिल्ड करने की बात की जा रही है विद द हेल्प ऑफ कल्चर, सॉन्ग्स, पोएट्री वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका मानना था कि सिर्फ साइंस एंड लॉजिक से रीजन लगा करके आप लोगों के अंदर फीलिंग डेवलप नहीं कर सकते। अगर आपको लोगों के अंदर फीलिंग डेवलप करना है तो आपको उनके कल्चर, उनके इतिहास, है ना, उनके गाने वगैरह जो उनसे देश से जुड़े हुए हैं, जिसमें देश का स्पिरिट दिखता है, उसे याद कराना बहुत जरूरी होगा। राइट, अब इसके अंदर आप देखोगे तो बहुत सारे लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन, जैसे जर्मन फिलोसोफर है, उनका मानना था जॉन गॉटफ्राइड हर्डर का कि भाई अगर आपको रियल में एक जनता, अगर रियल में आपको नेशन की स्पिरिट के बारे में जानना है तो आप कॉमन आदमी के पास जाओ, बिकॉज वहीं आपको जो हमारे देश का कल्चर है, हमारे देश के गाने हैं, सॉन्ग्स हैं, स्टोरीज हैं, उन्हीं में आपको देश का स्पिरिट दिखेगा और लोग उसी से मोटिवेट होंगे। तो अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा यहाँ पे फोकस डाला गया फोक कल्चर के ऊपर, फोक सॉन्ग्स के ऊपर, बिकॉज इससे दो फायदे थे। नंबर वन, लोकल भाषाओं में होते थे तो आसानी से आप एक गांव वाले को भी अपना नेशनलिस्ट मैसेज समझा सकते हो, उसे मोटिवेट कर सकते हो, और दूसरी बात देश के कल्चर के बारे में थे तो लोग उससे बहुत ज्यादा सेंटिमेंटली अटैच भी थे। अगर आप देखेंगे पोलैंड के दो केसेस आते हैं, ठीक है, कि कैसे कल्चर ने लोगों को एकदम यूनाइट कर दिया, एकदम एकजुट कर दिया और उनके अंदर राष्ट्र की भावना को बढ़ा दिया। जैसे नंबर वन, पहला आ जाता है केस ऑफ पोलैंड। अब पोलैंड को अगर आप देखोगे तो जो बड़ी पावर्स है आपकी रशिया, ऑस्ट्रिया, रशिया, इन्होंने क्या किया था, डिवाइड कर दिया था, पार्टीशन कर दिया था 18वीं शताब्दी में। लेकिन पोलैंड के लोग अभी आप देखेंगे इंडिपेंडेंट तो नहीं रहते, लेकिन इनके अंदर जो नेशनल सेंटिमेंट्स है वो अभी भी जिंदा रहते हैं। और इसको अगर आप देखेंगे तो अपने म्यूजिक से, अपने डांस से जो है ना, ये लोग बड़े जिंदा रखते हैं। तो अपने म्यूजिक में, अपने आर्ट फॉर्म में अगर आप देखोगे तो लगातार ये अपने कल्चर की, अपने देश के, अपने एकजुट होने की बात करते हैं। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो रोल ऑफ लैंग्वेज भी यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब रशिया ने पोलैंड पे कैप्चर किया तो उसने पता क्या किया, जितने भी रशियन स्कूल से सबसे पॉलिश भाषा को हटा दिया, है ना, कंप्लीटली हटा दिए गए टीचर्स वगैरह भी। अब अगर आप देखोगे तो रशिया वालों ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ रशियन भाषा ही बोली जाएगी पूरे पोलैंड में। तो इसके अगेंस्ट अगर आप देखोगे तो पोलैंड वाले मिल करके काम स्ट्रगल करते हैं, बट हार जाते हैं रशिया से, बिकॉज रशिया पावरफुल था। इसके बाद जो वहां के चर्च के लोग थे, क्लर्जी के मेंबर्स, उनको बोला गया था कि आपको अगर प्रेयर्स भी करनी है तो आप रशियन भाषा में करेंगे, लेकिन ये इस बात को मानने से मना कर देते हैं और पॉलिश भाषा में ही सारी प्रेयर्स वगैरह करते हैं, जिसके चल के इनको उठा के जेल में डाल दिया जाता है या फिर इन्हें साइबेरिया भेज दिया जाता है। काफी ठंडा इलाका है। तो आप यहां पे देख पा रहे हो कि किस तरीके से लोगों को एक भाषा, एक फोक सॉन्ग, एक गाना, एक पोएट्री जो आपस में इतना ज्यादा कनेक्ट कर रहा है दोस्तों। और यहां पे उनकी जो भाषा, मतलब आप कह सकते हो फीलिंग है अपने राष्ट्र को आजाद कराने की, अपने देश को आजाद कराने की, वो और ज्यादा स्ट्रांग होती जा रही है। और इसीलिए कहते हैं कि रोमांटिसिज्म ने भी एक बहुत तगड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन किया था हमारे राष्ट्रवाद की फीलिंग को बिल्ड करने में। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो साल 1830 वो भी साल था जब पूरे यूरोप के ना हालत बहुत खराब थे इकोनॉमिक टर्म्स में। अगर आप देखेंगे तो 19th सेंचुरी के पहले आप पे पॉपुलेशन बहुत तगड़े से बढ़ गई। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो यानी ज्यादा डिमांड होगा जॉब्स का, खाने का, रहने का, हर एक चीज का। प्रॉब्लम ये थी यूरोप में दोस्तों कि यहाँ पे जॉब्स बहुत कम थे, जॉब मांगने वाले बहुत ज्यादा, तो एज ए रिजल्ट गरीबी बहुत नेक्स्ट लेवल पे बढ़ी हुई थी। प्लस कई बार क्या हुआ कि रूरल पॉपुलेशन भी माइग्रेट कर गई जॉब्स वगैरह की तलाश में सिटीज, तो सिटीज ऑलरेडी क्राउडेड थे, तो यहाँ की समस्या और ज्यादा बढ़ गई। तो अभी गरीबी है, भुखमरी है, आप देखेंगे बेरोजगारी है पूरे यूरोप के अंदर, लेकिन ये राजाओं की सरकारें कोई भी एक्शन नहीं ले रही। अब अगर आप देखते तो क्या होता है, जो हमारे स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे, व्यापार जो कपड़ा सेक्टर में थे, टेक्सटाइल सेक्टर में, उनको जो है सस्ते ब्रिटिश गुड्स से भी कॉम्पिटिशन मिल रहा है, तो बेचारे स्मॉल प्रोड्यूसर्स भी यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। और इनके अंदर जो गुस्सा है ना बेटा, यहाँ पे लगातार बढ़ता जा रहा है। और आप देखोगे तो इनको अब दिमाग में बस एक ही चीज है कि किसी तरीके से राजाओं को हटाना है और अपना खुद का राष्ट्र, खुद का देश यहाँ पे बिल्ड करके जाना है। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो दोबारा से फ्रांस में हल्ला मचता है कि फ्रांस के हालात आप देखेंगे 1830 से 1848 तक भी सही नहीं हो पाते। राइट, यहाँ पे फिर वही प्रॉब्लम है, फूड शॉर्टेज, हाई फूड प्राइसेस, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह, बेरोजगारी वगैरह। तो अब क्या होती है, जो जनता होती है फ्रांस की, पेरिस की सड़कों पर उतर आती है और निकल पड़ती है भैया राजा के डंडे बजाने। ठीक है, अब राजा जब ये पता चलता है राजा को यार कि जनता आ रही बहुत गुस्से में, तो राजा छोड़ के भाग जाता है, तो लुई फिलिप भाग जाता है और नेशनल असेंबली वापस से बना देती है फ्रांस को एक रिपब्लिक। जितने भी 21 साल और उससे ऊपर के लोग थे उनको मिल जाता है वोटिंग राइट, जितने मेन थे, विमेन को नहीं मिलेगा। ठीक है, एक नेशनल वर्कशॉप सेटअप की जाती है जिससे लोगों को रोजगार या एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाए। अब अगर आप देखोगे तो ऐसे सिलेसिया का एक बड़ा इंपॉर्टेंट ये केस स्टडी वाला भी है, जहां पे 1845 में दिखाया जाता है कि किस तरीके से लोगों के पास इतनी बेरोजगारी हो गई थी, वो किसी भी दाम पे काम करने को तैयार थे। और इसका फायदा कौन उठाता था, जो अमीर कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह होते थे। खासकर कपड़ा सेक्टर में बात बहुत कॉमन थी कि कॉन्ट्रैक्टर क्या करता था, कम पैसे में जो है सामान खरीदता था और वीवर्स को उनका हक नहीं देता था। एक बार वीवर्स ने जब रिवॉल्ट करने का ट्राई किया तो कॉन्ट्रैक्टर ने उनको धमकाया, आपस में काफी लड़ाई झगड़ा हुआ, आर्मी आई, उसके चलते आप देखोगे आर्मी ने गोलियां चलाई और कई सारे वीवर्स यहाँ पे मर गए, करीब 11 वीवर्स। तो एक छोटा सा केस स्टडी आप इसको रीड कर सकते हैं नोट्स,
राइट। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से, राइट। तो सिलेसिया वाला जो एग्जांपल आपको यही बताता है कि कितनी बुरी लेवल पे गरीबी भुखमरी फैली हुई थी यूरोप के अंदर, और राजाओं जो थे, आपके सरकारें जो थी राजा की, बिल्कुल भी इस पे काम नहीं कर रही थी। लेट्स टॉक अबाउट द 1848 रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। तो आप देखेंगे, मैंने आपको बताया बच्चा कि 1830 से 1848 तक बहुत सारे रेवोल्यूशन पूरे यूरोप में चल रहे हैं। उसमें से एक था द रेवोल्यूशन लेड बाय द मिडिल क्लासेस, ठीक है। तो देखिए बहुत सारे रेवोल्यूशन चल रहे हैं, राइट। वहां फार्मर्स के, अनएम्प्लॉयड के, वर्कर्स के, सब लोग रेवोल्यूशन कर रहे हैं यहाँ पे। उसमें से एक और बड़ा फेमस आ जाता है, इसको हम कहते हैं द एजुकेटेड मिडिल क्लास का रेवोल्यूशन। अब आप देखोगे यहाँ पे ना तीन तरीके से उसको आप समझेंगे, तीन अलग अलग हिस्सों में आपको देखने को मिलता है, फ्रांस के अंदर, जर्मनी के अंदर और रेस्ट ऑफ यूरोप। तो फ्रांस वाला ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं यार कि सेम वही 1830 में जो आप देखोगे लुई फिलिप आया, फिर 1848 में उसको भगा दिया गया, फ्रांस रिपब्लिक बन गया। तो एक्जैक्ट सेम पॉइंटर्स हैं, ठीक है। रेस्ट ऑफ यूरोप की अगर हम बात करें तो रेस्ट ऑफ यूरोप में आप देखोगे कि जितने भी जगह अभी नेशन स्टेट्स नहीं बने थे, जैसे आपका जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी एम्पायर, तो इन सब जगहों पे जो मेन एंड वीमेन थे, लिबरल मेन एंड वीमेन मिडिल क्लासेस के, तो उनका एक कॉमन डिमांड था भाई कि देश को यूनिफाई किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन लाया जाए, ठीक है, और एक साथ ही साथ पार्लियामेंट्री बेसिस पे एक प्रॉपर राष्ट्र या नेशन स्टेट बनाया जाए, ठीक है। तो ये कह रहे थे कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की को ले आइए, सभी चीजों को यूनिफाई करिए, देश एकजुट होना चाहिए, एक संविधान होना चाहिए उस देश का, और लोगों के पास फ्रीडम होना चाहिए मीडिया का और पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाने का। तो जो बाकी यूरोप के जिन हिस्सों में अभी नेशन स्टेट्स नहीं बने, वहां के लोगों का यही कॉमन डिमांड था। अब अगर हम बात करें जर्मनी की, तो जर्मनी में आपको याद होगा कि जर्मनी क्या था, एक ग्रुप था 39 जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स का। तो यहां के जो मिडिल क्लास आदमी होता है, बिजनेसमैन होता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो ट्राई करता है कि यूनाइटेड जर्मन नेशन बनाने का। अब इसके लिए लोग क्या करते हैं यार, फ्रैंकफर्ट के शहर में इकट्ठा होते हैं और वोट करके एक पूरी ऑल जर्मन नेशनल असेंबली को क्रिएट करते हैं, यानी एक ऐसी असेंबली जो सभी स्टेट्स को मिलाकर बनी हुई है। तो 831 रिप्रेजेंटेटिव्स इसका पार्ट होते हैं, ठीक है। और अगर आप देखोगे सारे इकट्ठा होते हैं चर्च ऑफ सेंट पॉल में, जहां पे पूरा पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। अब इस फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट इसलिए बिकॉज फ्रैंकफर्ट के शहर में ही पूरा पार्लियामेंट लगा था, राइट। तो इस फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था, बहुत ही क्लियर था दोस्तों, कि यहां पे क्या करना है, एक कॉमन जर्मन नेशन बनाना है, सभी स्टेट्स को यूनाइट करके उस जर्मन नेशन का एक संविधान होगा और उसे लीड करेगी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। हालांकि प्रॉब्लम क्या थी इस पूरे आइडियोलॉजी में, कि जो मिडिल क्लास के रिच लोग थे बहुत डोमिनेट कर रहे थे इस पूरे जर्मन पार्लियामेंट को, अमीरों को यहां पे पूरे अधिकार थे, गरीबों के पास कोई राइट्स नहीं थे, और महिलाओं को सिर्फ ऑब्जर्वर बना के खड़ा कर दिया गया था, तो इनका भी कोई रोल नहीं था। सो एज ए रिजल्ट क्या होता है, साल भर के अंदर पूरी असेंबली का सपोर्ट जो है धीरे धीरे कम होता जाता है, और आप देखोगे जो आपके मोनार्क थे, मोनार्क मतलब जो राजा लोग थे अलग अलग स्टेट्स के, वो भी इसको बहुत ज्यादा अपोज करते हैं। फाइनली अगर आप देखोगे जब राजा विलियम फोर को, ठीक है, फ्रेडरिक विलियम फोर को, प्रशिया के राजा को जब क्राउन ऑफर किया जाता है तो रिजेक्ट कर देते हैं, और बाकी जो अलग मोनार्क जो प्रोटेस्ट कर रहे थे असेंबली के अगेंस्ट, उनको यहां पे ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे लास्टली आर्मी बुलाई जाती है, पूरा पार्लियामेंट डिसॉल्व कर दिया जाता है, और ये जो होप्स था जर्मनी वालों का, जर्मन स्टेट्स का, उनका के मिडिल क्लासेस का, कि हम लोग मिलकर के एक जर्मन नेशन बनाएंगे, यहां पे धराशायी हो जाता है। अब देखोगे यहां पे यार महिलाओं की अगर हम बात करें तो महिलाओं को पॉलिटिकल राइट्स देने का इशू भी बड़ा कंट्रोवर्शियल था। महिलाओं ने बहुत कुछ किया, न्यूज़पेपर्स बनाए, एसोसिएशंस बनाए, पार्टिसिपेट किया मीटिंग्स वगैरह के अंदर, लेकिन इनको राइट टू वोट बिल्कुल नहीं दिया गया। इनफैक्ट अगर आप देखोगे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में भी सिर्फ ऑब्जर्वर्स थी, इनकी कोई राय यहां पे नहीं ली जा रही थी। अब अगर आप देखेंगे दोस्तों तो कंजर्वेटिव रूल्स को भी ना काफी ज्यादा बदलना पड़ता है, बिकॉज इनको ये समझ में आया राजाओं को कि अगर आप कोई मूवमेंट स्टॉप करने, जैसे 1848 के जितने भी रेवोल्यूशन चल रहे थे यूरोप में, उनको दबा तो दिया गया, लेकिन पहले जैसी बात नहीं रही। अब राजाओं को समझ में आ गया कि जब तक आप यहाँ पे अधिकारी नहीं, यहाँ पे जब तक आप राइट्स नहीं देंगे क्रांतिकारियों को दोस्तों, तब तक ये मूवमेंट्स बंद होने वाले नहीं। तो राजाओं ने क्या किया, यहां पे राइट्स देने स्टार्ट कर दिए। अगर आप देखोगे सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप की जो मोनार्कीज थे, उन्होंने अपनी सर्वडम वगैरह को बंद कर दिया, बंधुआ मजदूरी बंद करवा दी, और भी कई सारे राइट्स अगर आप देखेंगे तो अपने रीजन्स में लोगों को देने स्टार्ट कर दिए, जिससे कि लोगों का मोनार्की के अंदर जो विश्वास है, भरोसा है, यहाँ पे सब बढ़िया हो जाए, स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे तो राजाओं को एक बात समझ में आ गई थी कि लोगों के अंदर अभी बहुत तगड़ा ये राष्ट्रवाद का फीलिंग बन चुका है, लोग एक चीज चाहते हैं, दैट इज नेशंस को क्रिएट करना। तो राजाओं ने कहा कि क्यों ना यार इस फीलिंग का फायदा उठाया जाए, और क्यों ना हम ही जिम्मेदारी उठा लें यहाँ पे नेशंस बनाने की, ठीक है। तो लोगों के अंदर अभी क्या है कि नेशनलिज्म से जो है अग्रेसिव नेशनलिज्म की तरफ आप देखोगे यहाँ पे रुक कर लेंगे। अग्रेसिव नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है, जब आप अपने देश को सबसे बेहतर मानते हो और दूसरे के ऊपर आप बिल्कुल भी मतलब वो नहीं करते, मतलब ऐसा मान लीजिए कि आप केस मानते हो कि आपका देश सबसे बेस्ट है और उसी को ग्रो करना चाहिए, और बाकी के प्रति आप जेलसी रखते हो, बाकी को आप दबाने का ट्राई करते हो। तो राजाओं ने अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे करके यही स्पिरिट डेवलप करना स्टार्ट कर दिया था। इसका पहला एग्जांपल आपको देखता है जर्मनी के फॉर्म में। जर्मनी आपको पता है कि 39 जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स का कॉन्फेडरेशन था। अच्छा, अब क्या होता है, मिडिल क्लास जर्मन्स ने 1848 में ट्राई किया था इसको यूनाइट करने का, बट फेल कर गए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों कि प्रशिया इसके बाद क्या करता है, अपनी पावर को दिखाने के लिए, जो सबसे पावरफुल स्टेट था जर्मन स्टेट्स में, अपनी पावरफुल दिखाने के लिए क्या करता है बच्चों, यहाँ पे एक जिम्मा उठाता है कि हम जो है मिल करके जर्मन स्टेट्स को यूनिफाई करेंगे। इनके जो मिनिस्टर थे ऑटो वन बिस्मार्क, वो ब्यूरोक्रेसी और आर्मी की मदद से काम को मतलब ये काम को अंजाम देते हैं बच्चों। 3 युद्ध लड़े जाते हैं 7 साल के ड्यूरेशन में, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ। उसके बाद जितनी भी टेरिटरीज फ्री करा ली जाती है, वो बन जाता है आपका यूनाइटेड जर्मन नेशन।
अब आप देखेंगे 18 जनवरी 1871 की बात है, ये एक असेंबली बुलाई जाती है हॉल ऑफ मिरर्स में, पैलेस ऑफ वसाई के अंदर, और वहां पे कौन कौन होते हैं, सारी जर्मन स्टेट्स के प्रिंस होते हैं, आर्मी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, प्रशिया के मिनिस्टर्स होते हैं, ऑटो वन बिस्मार्क होता है, और फाइनली जो आपका कैसर विलियम वन था प्रशिया का, उसको घोषित कर दिया जाता है जर्मनी का राजा। तो जर्मनी हो जाता है यूनाइट, और जो नया नेशन था आपका फोकस करता है करेंसी, बैंकिंग और लीगल सिस्टम्स को मजबूत बनाने के लिए। तो जो जर्मन यूनिफिकेशन था वो दिखाता है कि किस तरीके से राजाओं ने इसी राष्ट्रवाद की फीलिंग का इस्तेमाल करते हुए जो है एक प्रॉपर क्रिएट किया, एक प्रॉपर स्टेट, एक प्रॉपर नेशन बनाया, और नेशन में साथ ही साथ आपको यह भी समझ में आएगी किस तरीके से प्रशिया एक बहुत ही पावरफुल स्टेट था, उसने पावर का प्रदर्शन किया है यहां पे जर्मनी को क्रिएट करने में, राइट। अब अगर हम इटली की बात करें तो इटली जो था 7 पार्ट्स में डिवाइडेड था, अगर आप देखोगे तो सवाई या सार्डिनिया ये स्टेट अगर आप छोड़ दें तो बाकी कोई भी ऐसा स्टेट नहीं था जिसको एक इटालियन आदमी रूल कर रहा हो। नॉर्थ का पार्ट आता था ऑस्ट्रिया के हाथ में, सेंट्रल पार्ट आता था पोप यानी क्रिश्चियनिटी के सबसे बड़े अधिकारी के हाथ में, और साउथ पार्ट पे कब्जा करके बैठे थे आपके स्पेनिश डायनेस्टी, ठीक है, स्पेनिश किंग्स, बर्बन डायनेस्टी, वो भी स्पेन वाली। तो आप देख सकते हो पूरा इटली यहां पे बहुत तगड़ा डिवाइडेड है। 1830 में मजीनी ने ट्राई किया था इटालियन रिपब्लिक बनाने का, इसने इनफैक्ट रेवोल्यूशंस भी किए, इसने यहां पे कई सारी सीक्रेट सोसाइटीज बनाई, बट ये फेल कर गया। जब ये फेल कर गया तो जिम्मेदारी आ गई सार्डिनिया पिएडमोंट के राजा विक्टर इमानुएल II और इनके मंत्री काउंट डी केवर के ऊपर कि वॉर करके यहां पे इटली को यूनाइट किया जाए। अब अगर आप देखोगे दोस्तों यहां पे तो सार्डिनिया पिएडमोंट सबसे पहले क्या करता है, फ्रांस की मदद से ऑस्ट्रिया को हरा देता है 1859 में, और जैसे ही ऑस्ट्रिया हारता है नॉर्दर्न इटली का कंट्रोल आ जाता है सार्डिनिया पिएडमोंट के पास। अब ये देखा देखिए अगर आप देखेंगे जो सेंट्रल इटालियन स्टेट्स थे वो भी मोटिवेट हो जाते हैं सार्डिनिया के साथ जाने के लिए, तो सेंट्रल इटली और आपका जो नॉर्दर्न इटली है वो अगर आप देखोगे तो अभी सार्डिनिया पिएडमोंट के साथ जुड़ चुका है। अब प्रॉब्लम कहां आती है, प्रॉब्लम आती है साउथ इटली के अंदर। तो जब ये बात एक और क्रांतिकारी आदमी गरिबाल्डी को पता चलती है तो वापस आता है इटली, और साथ ही साथ यहाँ पे विक्टर इमानुएल का साथ देता है इटली को यूनाइट करने के लिए। तो ये क्या करता है, अपनी वॉलंटियर्स की आर्मी लेकर जाता है, इसको हम रेड शर्ट्स की आर्मी कहते हैं दोस्तों, और ये कहां पहुंचता है, ये पहुंचता है आपके साउथ इटली में लगभग 1860 के आसपास। वहां पे क्या करता है, स्पेनिश फोर्सेस को हराता है लोकल फार्मर्स की मदद से। तो इसके पास खुद की भी एक बढ़िया वॉलंटियर्स की आर्मी थी करीब 30,000 लोगों की, और वहां के जो लोकल फार्मर्स है दोस्तों उनसे भी मदद लेके क्या करता है, वहां पे स्पेनिश फोर्सेस को हरा देता है, सदर्न इटली आपका फ्री हो जाता है, और यहां पे इटालियन यूनिफिकेशन हो जाता है कंप्लीट। तो 1861 में आप देखेंगे विक्टर इमानुएल II को घोषित कर दिया जाता है द किंग ऑफ द यूनाइटेड इटली। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पे, चलिए स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। तो ब्रिटेन को समझना बहुत आसान है। देखिए ब्रिटेन के केस में क्या था दोस्तों कि कोई कंट्री एग्जिस्ट नहीं करती थी, ठीक है, ये सारे आइलैंड्स हुआ करते थे, यहाँ पे रहने वाले लोगों का अपना भाषा था, अपना पॉलिटिकल ट्रेडिशन था, इनको अलग अलग नाम से हम लोग जानते थे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल स्कॉटलैंड में रहने वालों को स्कॉटिश कहते थे, आइलैंड वालों को आयरिश, वेल्स वालों को वेल्श, और इंग्लैंड वालों को इंग्लिश। तो ये क्या है, अलग अलग आइलैंड्स आपको दिखाई दे रहे हैं मैप के ऊपर, इनका अपना एक कल्चर है, इनका अपना एक भाषा है, इनका अपना एक पॉलिटिकल ट्रेडिशन है। अब क्या होता है कि इनमें जो सबसे पावरफुल होते हैं बेटा वो होते हैं आपके इंग्लिश लोग, बिकॉज व्यापार की वजह से इनके पास काफी पैसा भी होता है और ये काफी पावरफुल भी हो जाते हैं। तो ये सोचते हैं कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि हम लोग एक नेशन स्टेट बनाएं, कॉमन स्टेट बना दें जहां पे इंग्लैंड सेंटर में हो और ये जो बाकी सारे आपको दिखाई दे रहे हैं इसका पार्ट हो, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, जो इंग्लैंड की पार्लियामेंट होती है वो मोनार्की से पहले तो पावर अपने हाथ में ले लेती है और फिर वो स्टार्ट करती है ब्रिटेन को, या आप कह सकते हैं इंग्लैंड को, एक नेशन स्टेट बनाने का प्रोसेस। तो इस सिलसिले में सबसे पहला जो है स्कॉटलैंड को मिलाया जाता है बाय द एक्ट ऑफ यूनियन 1707, और फिर बन जाता है आपका यूनाइटेड किंगडम। अब अगर आप देखोगे दोस्तों तो यहां पे एक बड़ी प्रॉब्लम थी कि पार्लियामेंट अगर आप देखेंगे तो पार्लियामेंट में नो डाउट कि स्कॉटलैंड के मिनिस्टर्स को जगह तो मिल जाती है, लेकिन उस पार्लियामेंट को डोमिनेट कर रहे होते हैं आपके इंग्लिश पीपल। तो जितने भी स्कॉटलैंड के ट्रेडिशंस हैं उनको फॉलो नहीं करने दिया जाता, वहां के लोगों को बहुत परेशान किया जाता, उनकी जो गेलिक लैंग्वेज है वो बोलने की उनको इजाजत नहीं दी जाती। तो एज अ रिजल्ट स्कॉटलैंड बन तो गया यूनाइटेड किंगडम का पार्ट, बट उसका कल्चर यहाँ पे मार दिया गया। ऐसे अगर आप देखो तो आयरलैंड के साथ भी सेम चीजें थी। आयरलैंड अगर आप देखेंगे तो ये डिवाइडेड था दो क्रिश्चियन कम्युनिटीज के बीच में, कैथलिक और प्रोटेस्टेंट। अब कैथलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स की ना आपस में नहीं बनती, क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं लेकिन फॉलो करने का तरीका अलग है। जो ब्रिटेन था आपका, यूनाइटेड किंगडम था, इंग्लैंड था, वो फॉलो करता था प्रोटेस्टेंट को, ठीक है, मतलब वो प्रोटेस्टेंट था मेजॉरिटी। और अगर आप देखेंगे तो आयरलैंड के अंदर कैथलिक्स भी रहा करते थे। तो यहां पे सिंपल सी बात है कि कैथलिक्स कभी भी यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा बनना नहीं चाहेंगे, लेकिन जो आयरलैंड की प्रोटेस्टेंट है वो स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहे थे इस बात को। तो एज ए रिजल्ट क्या होता है कि आपके इंग्लैंड की मदद से कैथलिक्स को हरा दिया जाता है। कैथलिक एक लीडर थे वुल्फटोन नाम के, बहुत तगड़ा रिवॉल्ट करते हैं लेकिन फिर भी वो एंड में हार जाते हैं। और 1801 में अगर आप देखोगे तो आयरलैंड भी बन जाता है यूके का पार्ट। और जो नए सिंबल्स थे पूरे नेशन स्टेट के वो थे यूनियन जैक, इनका फ्लैग, एंथम गॉड सेव द नोबल किंग, और अंग्रेजी भाषा को यहाँ पे प्रमोट किया गया। तो आपने ये देखा कि इन्होंने एक नेशन स्टेट बनाने के चक्कर में दो कल्चर्स की यहाँ पे हत्या कर दी, एक आयरिश कल्चर और एक आपका स्कॉटलैंड वालों का कल्चर। तो स्कॉटलैंड को जबरदस्ती मिलाया गया एक्ट ऑफ यूनियन के थ्रू, और आयरलैंड को जबरदस्ती मिलाया गया इन द
1601, जब कैथलिक्स वाले लोग यहाँ पे बेचारे आपकी रिवॉल्ट हार गए, ठीक है। तो विजुअलाइजिंग द नेशन की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि जो उस टाइम के पेंटर्स वगैरह होते थे, अक्सर आप देखोगे तो आइडियोलॉजीज को, आइडियाज को एक ह्यूमन फॉर्म में प्रेजेंट करते थे, और इसी को हम एलिगरी कहते हैं। अक्सर आप देखेंगे फीमेल फिगर होता था रिप्रेजेंट करने के लिए, तो इस वजह से इसका नाम फीमेल एलिगरी पड़ गया। अब जैसे देखोगे तो जो फीमेल एलिगरी थे फ्रांस का, इसका नाम मरीन था। इसके जितने भी फीचर्स आप देखेंगे वो फ्रांस के आइडियल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे ये लाल टोपा हो आपका जो फ्रीडम को रिप्रेजेंट करता है किसी स्लेव का, या फिर जो कलर इसने पहने कलर्स ऑफ फ्रांस है, तो एक तरीके से फ्रेंच नेशन को रिप्रेजेंट करती हुई फीमेल फिगर है जो उसकी आइडियोलॉजी को प्रेजेंट करती है, राइट। इसके अगर आप देखेंगे पोस्टर्स के अंदर, चौराहों पे, सब जगह आप देखेंगे मरीन के स्टैचूज आपको देखने को मिलते हैं। फिर ऐसे जर्मनी का जो एलिगरी थे, इसका नाम है जर्मेनिया। तो जर्मेनिया के फीचर्स बड़े इंटरेस्टिंग है। बीच में जो आपको ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल दिख रहा है, जर्मन एम्पायर का सिंबल है। ऊपर ओक के पत्तों का ताज है, हीरोइज्म का सिंबल है। तलवार फाइट का सिंबल है। ऑलिव ब्रांच मतलब शांति वार्ता का सिंबल है। जो कलर्स हैं वो आप देखेंगे जर्मन नेशन के कलर्स हैं। तो आप देख सकते हो बच्चे कि जर्मेनिया क्या था, एलिगरी ऑफ फ्रांस था, जो कि सॉरी एलिगरी ऑफ जर्मनी था, जो कि जर्मन नेशन को रिप्रेजेंट करता था। ऐसे ही ब्रिटेन का भी एलिगरी था जिसका नाम था ब्रिटानिया, जो कि ब्रिटिश नेशन को यहां पे रिप्रेजेंट करता था। तो फीमेल एलिगरीज क्या था, फीमेल एलिगरीज बेसिकली बच्चे वो आइडियोलॉजीज थे जहां पे पेंटर्स ने, आपके जो आर्टिस्ट थे, उन्होंने देश को एक फीमेल फिगर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था ताकि लोग ज्यादा बेहतर उससे कनेक्ट कर पाए। गॉट माय पॉइंट। चलिए, तो ऐसे ही बच्चों ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल वाला आप कह सकते हैं बॉक्स है। नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आप देखोगे तो यहाँ पे ना हमारे यूरोप के अंदर एक ऐसा इलाका आता है जिसको हम कहते हैं बाल्कन्स। तो बाल्कन बेसिकली क्या था, बाल्कन एक पेनिनसुलर क्षेत्र था, यानी तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ और काफी ज्यादा रिसोर्सेज था। अब यहाँ पे दिक्कत क्या था कि इस इलाके पे कंट्रोल क्या करता था, बहुत बड़ा ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर मैंने आपको बताया था कि ऐसा एम्पायर जिसकी शुरुआत तुर्की के आसपास से हुई थी, राइट, और वो यूरोप के काफी बड़े इलाकों पर कब्जा करता था, खासकर इस बाल्कन क्षेत्र पर उसका तगड़ा कंट्रोल था। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि यहाँ पे रहने वाले जो मैक्सिमम लोग हैं दोस्तों, वो क्रिश्चियनिटी फॉलो करते थे, और ऑटोमन एम्पायर था एक मुस्लिम एम्पायर। तो पहला तो रिलीजन का कंफ्लिक्ट यहां पे बहुत तगड़ा है। दूसरी बात, ये जो स्टेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं यहां पे, जितने भी आपको दिख रहे हैं बेटा, इनको हम स्लाव नेशनलिटीज कहते थे, राइट। और इनके अंदर एक बड़ी प्रॉब्लम थी, कहते थे कि हम लोग एक जमाने में इंडिपेंडेंट हुआ करते थे और बड़ी पावर्स ने आके हम पे कब्जा कर लिया, और इसीलिए इंडिपेंडेंस हमारा अधिकार है और हम ऑटोमन एम्पायर से अलग होंगे। तो एक एक करके क्या होता है, रेवोल्यूशन स्टार्ट हो जाते हैं और ये स्टेट्स टूट टूट करके इंडिपेंडेंट होने लगते हैं। ऑटोमन्स बहुत ट्राई करते हैं इसको कंसोलिडेट करने का, बट वो कुछ कर नहीं पाते। और फाइनली आप देखोगे जब बड़े पावर्स ब्रिटेन, रशिया वगैरह इस पूरी लड़ाई में कूद जाते हैं कि एक सपोर्ट को, स्टेट को सपोर्ट करने के लिए, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है इन बड़ी पावर्स में आपस में ही दुश्मनी चलती थी, व्यापार को लेकर के ना राइवलरी बहुत ज्यादा थी इनके बीच में। तो इनको लगता है कि अगर हम छोटे स्टेट्स को सपोर्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं जो है इनके थ्रू हम इनके इलाकों पर भी कब्जा कर लेंगे, इनके रिसोर्स पर भी कब्जा कर लेंगे। तो जब बड़ी पावर्स इन छोटे स्टेट्स की लड़ाई में कूदती है तो एरिया बन जाता है बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव, और फाइनली आप देखोगे कि 1914 में ये लीड करता है टुवर्ड्स वर्ल्ड वॉर 1। तो नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म का मतलब यही है दोस्तों कि अभी नेशनलिज्म का जो फीचर था डेमोक्रेटिक वाला, वैसा बिल्कुल नहीं रहा गया। अब नेशनलिज्म का मतलब था कि आपका देश सबसे बेस्ट है और बाकी सब बेकार है, और अपने देश की पावर अगर आपको बढ़ानी है तो आपको दूसरे देशों पे कब्जा करना पड़ेगा, अपने देश को बड़ा बनाना पड़ेगा। सो नेशनलिज्म बन चुका था एग्रेसिव नेशनलिज्म, और इसी वजह से लोग क्या करते हैं, इंपीरियलिज्म की तरफ बढ़ जाते हैं, यानी दूसरे देशों पे कब्जा करना, अटैक करना उनको और अपना हिस्सा बना लेना, बिकॉज लोगों को लगा कि यही एक तरीका है अपने देश को बेस्ट और पावरफुल बनाने का। तो ये था भाई बाल्कन्स का किस्सा दोस्तों। इसी के साथ थैंक यू सो मच, उम्मीद है मजा आया होगा आपको। लगभग 40 मिनट्स का लेक्चर हो गया, ठीक है। तो ये बस छोटा सा समरी था आप सभी बच्चों के लिए। थैंक्स लॉट गाइस, लव यू ऑल एंड टेक केयर, बाय बाय।